कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब बहू। रघु नाम का एक आदमी पत्नी रमा के साथ रहा करता था। उसको एक बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम था संजय और बेटी का नाम था स्वाति। संजय एक बैंक में काम करता था। बैंक में संजय बहुत मन लगाकर काम किया करता था। उसका काम करने का तरीका बैंक मैनेजर को बहुत पसंद आने की वजह से बैंक मैनेजर संजय पर बहुत खुश था। एक दिन संजय के घर उसके माता पिता, अजी सुनते हो, मेरे हिसाब से हमें संजय की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं संजय के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए सुंदर दिखने वाली और पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हाँ, हम वैसे ही बहू ढूंढेंगे। दोनों की बातें हो जाने के बाद रमा किचन में जाकर अपना काम करती है और रघु अपने बिरादरी में लड़की ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका बचपन का दोस्त श्याम भी उसी गांव में रहने आया है। रघु उससे मिलने उसके घर चला जाता है। घर पर श्याम है क्या? जी आइए ना, आपको पिताजी से कुछ काम था? मैं और श्याम बचपन के दोस्त थे। वो इस गांव में रहने आया है तो सोचा उससे मिलता चलूं। आइए ना, बैठिए, मैं पिताजी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, श्याम की लड़की तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। मुझे श्याम से शादी के बारे में बात करनी चाहिए। तभी श्याम वहाँ आ जाता है और श्याम रघु से, अरे रघु, तुम! बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बताओ, घर में भाभी बच्चे कैसे हैं सब? वो सब बहुत मस्त है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कैसे है सब? और भाभी कहाँ है? मुझे एक ही बेटी है। तुम्हारी भाभी तो 10 साल पहले ही बीमारी की वजह से चल बसी। मुझे पता नहीं था दोस्त कि भाभी के साथ। रघु बोल ही रहा था तभी श्याम उससे बोलता है, रघु, तुम्हारा बेटा क्या करता है और बिटिया कैसी है? मेरा बेटा बैंक में काम करता है और स्वाति पढ़ाई कर रही है। दोनों की बातें हो रही थी तभी शीला वहाँ चाय लेकर आती है। रघु उसके हाथ की चाय पीकर, बहुत अच्छी चाय बनाई है बेटी तुमने। धन्यवाद चाचा, ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। अब रघु श्याम से एक बात पूछता है, श्याम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूं। क्या कह रहे हो रघु? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वो तुम्हारे घर जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, वो मेरे घर मेरी बेटी बनकर रहेगी। हाँ, मुझे पता है। मैं अगले हफ्ते मेरे बेटे संजय और रमा के साथ शीला को देखने आता हूँ। हाँ, चलेगा, जैसे तुम ठीक समझो। चलो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला जाता है और घर आकर सारी बातें रमा को बता देता है। ये सब सुन रमा भी बहुत खुश हो जाती है कि उसके बेटे के लिए वो लड़की देखने जाने वाली है। रघु और उसका परिवार शाम के घर शीला को देखने चले जाते हैं। शाम के घर जाने के बाद संजय शीला को देखता है और उसे शीला पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी रघु संजय से, बेटे, क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। श्याम, हम सबको लड़की बहुत पसंद है। अब हम जल्द ही शीला को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। हाँ रघु, मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर जाएगी। रघु अब अपने परिवार के साथ घर चला जाता है और एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शीला रघु के घर की बहू बन जाती है। शीला अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। ये सब देख उसकी सास शीला से, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी आप बताइए, मैं बना दूंगी। कुछ भी बनाओ, तुम सभी व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाती हो। माँ जी मैं करेले की सब्जी बना देती हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर रमा पूजा करने मंदिर में चली जाती है और शीला अपना किचन का काम करती है। तभी स्वाति शीला के पास आती है। भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मुझे दोगी? माँ घर पर नहीं है ना, इसीलिए। कितने चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगी। मुझे 500 रुपए चाहिए। ये लो 500 रुपए। और किस लिए चाहिए ये तो बताया ही नहीं। वो कॉलेज में कुछ काम है। अच्छा ठीक है। स्वाति वहां से चली जाती है। अब शीला अपना काम हो जाने के बाद टीवी लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सास वहां आ जाती है और, बहू चलो, जल्दी खाना परोसो, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, चलिए। ऐसा कहकर शीला और रमा खाना खा लेते हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद शीला संजय से, अरे सुनते हो, आप पिताजी बनने वाले हो। सच में शीला, मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो एक खुश खबर सबको बताते हैं। हाँ, संजय घर में सबको बता देता है कि वो बाप बनने वाला है।
घर में सभी शीला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे। कुछ दिनों बाद संजय को एक बहुत सुंदर नन्ही बच्ची हुई। ये सब देखकर सभी बहुत खुश हुए, मगर रमा शीला से, बहू, इस बार लड़की हुई, अच्छा हुआ, मगर अगली बार लड़का होना चाहिए। हमें इस घर का वारिस चाहिए, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अब शीला की बच्ची 1.5 साल की हो गई थी। तभी शीला फिर से गर्भवती हो जाती है। अब संजय के साथ साथ उसकी माँ भी बेटे की आस लगाकर बैठी थी। हमें इस बार बेटा चाहिए, नहीं हुआ तो हम ये बच्चा गिरा देंगे। नहीं जी, ये हमारा बच्चा है, जो भी होगा हमारा ही तो है ना। हाँ, मगर मुझे बेटा चाहिए, हम इस बार चेक करेंगे। शीला कुछ न कहकर चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़े दिनों में शीला को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तभी उसके सोनोग्राफी में संजय डॉक्टर को बोलता है, इस बार डॉक्टर साहब हमें लड़का होगा या लड़की? हम ऐसे नहीं बता सकते, ये कानूनन गुनाह है। संजय उस डॉक्टर को थोड़े पैसे देकर बताने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, आपको इस बार बेटी होने वाली है। संजय को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सब संजय की बातें सुन शीला सुन हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं मेरी बच्ची को जन्म दूंगी और इन सबसे दूर रखूंगी। उसका निर्णय शीला संजय को बता देती है। संजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी संजय, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो जाओ अपने बेटियों को लेकर मेरे घर से। अजी, ये आपकी भी बच्चियां हैं, आप इनके पिता हो, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? संजय ने ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्से में शीला पर हाथ उठाया और उसे बहुत मारा। शीला और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। शीला रात भर सड़क पर बेटी के साथ अकेले चलती रही। दूसरे दिन अपने पिताजी के घर जाकर शीला उसकी सब कहानी पिताजी को बताती है। तभी शाम रघु से, रघु, मैंने तुम सबसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुमने तो मेरी बेटी और तुम्हारी पोती को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। ये सब गलती शीला की है, वो हमें पोता नहीं दे सकी और तुम हमें कह रहे हो रखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास, हमें नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसा कह सकते हो रघु? मेरे बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हारे बेटी ने हमें इस घर का कुलदीपक नहीं दिया है। हम कुछ दिनों बाद हमारे बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। तुम तुम्हारे बेटी का देख लो। रघु, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर रघु गुस्से से फोन रख देता है। तभी ये सब बातें रमा सुन लेती है और, अब ये लोगों ने कुछ नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें बताने की क्या जरूरत थी कि हम लोग संजय की दूसरी शादी कर रहे हैं? उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम संजय के लिए लड़की ढूंढते हैं। हाँ चलो। उधर श्याम अपनी बेटी के साथ बात करता है। बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो संजय की दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या पिताजी, संजय दूसरी शादी कर रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। शीला बहुत सोचकर बोलती है, ठीक है पिताजी, हम पुलिस के पास जाएंगे। मैं मेरी बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दे सकती। हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अभी। शीला अपने बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपनी कंप्लेंट लिखवा देती है। तभी पुलिस उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस शीला के ससुराल चले जाते हैं। तभी रघु पुलिस वालों से, क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब? आपके खिलाफ आपके बहू ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप सबको थाने चलना होगा। हमने क्या किया है साहब? तभी वहाँ संजय आ जाता है। संजय पुलिस वालों से, सर, वो शीला बहुत झूठ बोलती है। वो हमें बहुत परेशान करती है। हमने उसे कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके एक कान के नीचे लगा दी। तभी, हम सच कह रहे हैं सर। पहले पुलिस स्टेशन चलो, बाद में जो बोलना है बोलो। पुलिस संजय और उसके घर वालों को लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद संजय, रघु और रमा बहुत घबरा गए थे। संजय को एक थप्पड़ लगते ही संजय ने सब सच उगल दिया। संजय और उसके घर वालों को सजा हुई और शीला को कानूनी तौर पर संजय से नुकसान भरपाई मिली और बच्चियों के लिए उसको हर महीने खर्चा भी देना पड़ा। बाद में शीला कभी भी संजय के साथ नहीं रही, मगर उसने अपनी बेटियों को न्याय दिलवाया और उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटा और बेटी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी समान हैं, उनको समाज में समान सम्मान मिलना चाहिए और हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। माँ का दिल।
श्रीरामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू रहा करते थे। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमेशा मेहनत करते और अपना पेट पालते थे। अरे शीला, चलो जल्दी खाना दो, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। हाँ जी, बस 5 मिनट और। कुछ देर बाद शीला खाना लेकर आती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजी, कल आपको इतने जल्दी क्यों जाना है? अरे भाग्यवान, कल खेतों में बहुत सारा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ठीक है। अब बातें बंद करो और तुम भी सो जाओ। अगले दिन मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत में जाता है और काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा पड़ जाता है। मोहन खेत से निकल ही रहा था कि तभी उसका पाँव एक सांप पर गिर गया। उस सांप ने मोहन को काट लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने खेतों में से घर गए थे और मोहन के चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और उन्होंने देखा कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। गांव वाले मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन भाई, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मोहन नहीं उठता। तभी एक आदमी की नजर मोहन के पैर पर पड़ती है। अरे मोहन भाई को तो सांप ने काटा है, ये देखो उसके निशान। सारे लोग मोहन को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ है मेरे पति को? आप सभी ने ऐसे क्यों उठा कर ले आए हो? तभी एक आदमी शीला को सारी हकीकत बताता है। वो सब सुनकर शीला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? शीला फूट फूट कर रोने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी और शीला भी अब खेती में काम करके अपने घर का गुजारा करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। माँ, जल्दी टिफिन दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा, अभी लाई। शीला टिफिन लेकर आती है और राजू को देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब कॉलेज जाने लगा था। उसे कभी भी अपनी माँ की हालत पर दया नहीं आई थी। अब वो बहुत गैर जिम्मेदार बन गया था। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सब कल कहीं पिकनिक पर जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजे करेंगे। ऐसा कह के सारे दोस्त घर निकल जाते हैं और राजू वही बैठकर सोचने लगता है। मैंने सबको पिकनिक के लिए हाँ तो बोल दिया, मगर मैं पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इसी सोच में डूबे हुए राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कल के कल 5,000 रुपए चाहिए। अरे मेरे लाल, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कुछ भी करके आज शाम तक पैसे दे दो, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा, ऐसे मत करो, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। माँ, आप कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ। अब शीला सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए। शीला अपने खेत के मालिक के पास जाकर आधे पैसे उनसे उधार लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अब शीला अपने पड़ोसी के घर जाकर और कुछ पैसे उधार लेकर आती है और जैसे तैसे वो 5,000 रुपए जमा कर लेती है। माँ, चलो मुझे पैसे दो, जल्दी। हाँ मेरे राजा बेटा, अभी देती हूँ। शीला राजू को पैसे दे देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाता है। बेटा, संभल कर जाना और पैसे बराबर रखना। हाँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अभी। राजू घर से निकलता है और सारे दोस्त पिकनिक के लिए बस पकड़ते हैं। बस में राजू की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे बहुत पसंद आती है। राजू उससे बात करने लगता है। हाय, मैं राजू, आपका नाम? मैं प्रांजल। इस तरह बातों बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन प्रांजल एक बहुत गुस्सैल लड़की थी। पिकनिक से वापस आने के बाद राजू प्रांजल को अपने घर लेकर जाता है। माँ, देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है बेटा? शीला प्रांजल की ओर देखती है, लेकिन प्रांजल शीला की ओर बहुत गुस्से से देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रांजल उनके घर से निकल गई। माँ, कैसी लगी प्रांजल तुम्हें? मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। बेटा, मुझे ये लड़की सही नहीं लगी। तुम्हें इससे कई अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मत सिखाओ मुझे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रांजल के साथ ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है?
कुछ दिनों बाद राजू और प्रांजल की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रांजल अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अरे बेटी, पर मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही तो करना है ना। तभी का तभी देखा जाएगा, आप मुझे मत सिखाओ। शाम को जब राजू घर आता है, ए जी देखो ना, तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती और मेरे से सब करवाती है और ऊपर से झगड़ा भी करती है। राजू बाहर जाता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता है। प्रांजल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। प्रांजल हर रोज राजू को उसकी माँ के बारे में भड़काती रही, राजू को अपनी माँ से दूर करती रही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने खुद के हाथ थोड़े जला लिए और शाम को जब राजू घर आया, ए जी देखो, आज आपकी माँ ने क्या किया। मैंने काम करने के लिए मना किया तो आपकी माँ ने मेरे हाथ जला दिए। प्रांजल की बातें सुनकर राजू बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो? और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ बेटा? जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचो। ऐसा मत करो बेटा। ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। बेचारी शीला अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। वो पास ही के एक मंदिर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजू के सीने में दर्द होने लगता है। अरे सुनो प्रांजल, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रांजल राजू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और प्रांजल से कहते हैं, देखिए मैडम, आपके पति के दिल में छेद है। हमें कल के कल कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अपना दिल इन्हें दे, नहीं तो हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रांजल बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये बात राजू के पड़ोसन को पता चलती है और वो जल्दी से ये बात राजू की माँ को बताती है। जैसे ही राजू की माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाओ। आप मेरा दिल ले लो, मगर मेरी बच्ची की जान बचा लो। शीला अपना दिल राजू को दे देती है और खुद अपने बेटे के लिए इस दुनिया को अलविदा कहती है। राजू का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन जब राजू होश में आता है तो वो प्रांजल से पूछता है, अरे प्रांजल, मुझे क्या हुआ था? प्रांजल राजू को कुछ बताती तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं। राजू, तुम्हारा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या था? तुम्हारे दिल में छेद था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर राजू और प्रांजल की आंखों में आंसू आने लगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरी माँ ने अपना दिल मुझे दिया? हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने अपना दिल तुम्हें दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की बातें सुनकर राजू हक्का बक्का हो जाता है। प्रांजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मगर तुम्हें मेरी चिंता कभी हुई ही नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी पड़ने नहीं दूंगी। बस मैंने तो अपना वादा निभाया। खुश रहना मेरे लाल। ये सब सुनकर राजू बहुत रोने लगा, मगर अभी रोकर कुछ फायदा नहीं था। राजू की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा न कोई है और ना ही कोई हो पाएगा। जिनके नसीब में माँ और पिता दोनों का प्यार है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब लोग हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो। गरीब बना करोड़पति। केशवपुर नाम के गांव में एक सरिता नाम की विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा बहुत ही मासूम था, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो लोग कोई त्योहार तक नहीं मना पाते थे। सरिता घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, तुम हमेशा काम करती हो, मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाना क्या खाएंगे? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं बड़ा होकर नौकरी करूँगा और तब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। हाँ मेरे बेटे। सरिता अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। शिवा अपने माँ की हर तरह से मदद कर दिया करता था। वो स्कूल जाकर बहुत पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी। वो स्कूल में हर साल अव्वल आया करता था।
जिस वजह से स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिला करती थी और उसी स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल के बाद शिवा अपने माँ के साथ काम पर जाता था। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि उसे जहाँ जो कुछ मिले वो पढ़ाई शुरू कर देता और इसी वजह से उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बन गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ हरि प्रसाद जी के घर गया। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं मेरे काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। सरिता वहां से काम करने चली जाती है। शिवा वही हॉल में बैठकर एक न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है। तभी हरिप्रसाद जी की लड़की शमा वहां आती है और शिवा को देखकर उसे बोलती है, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मेरी माँ के साथ आया हूँ। अच्छा, मगर तुम्हें मेरे घर में इस पेपर को किसने हाथ लगाने बोला? ये मेरा है, समझे? अरे मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे घर में आकर मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो? पिताजी, पिताजी! उसकी आवाज सुनकर हरिप्रसाद बाहर आते हैं। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्यों आवाज लगा रही हो? पिताजी, ये देखो, मेरे घर में आकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? किसके साथ आए हो? मैं मेरी माँ के साथ आया हूँ। ये सब बातें सुनकर सरिता भी हॉल में आ गई। क्या हुआ है साहब? ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? जी साहब, ये मेरा बेटा है और ये घर पे अकेला था, इसीलिए मैं इसे साथ लेकर आई। माँ, मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। शिवा सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया। जी, मेरा लड़का आज के बाद कभी भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। यही उसके लिए ठीक होगा। सरिता अपने बेटे शिवा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शिवा के स्कूल में रिजल्ट आता है। उनकी 5वीं कक्षा में शिवा अव्वल आया था और हरिप्रसाद की बेटी तीसरे नंबर से पास हुई थी। उसी दिन सरिता अपने बेटे को लेकर हरिप्रसाद के घर काम करने गई। बेटा, इधर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। आज मैं जल्दी काम खत्म करके आऊंगी, ठीक है? हाँ माँ, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। शिवा चुपचाप वहां एक कोने में खड़ा रहा। कुछ देर बाद शमा के कुछ दोस्त उसके घर आए। सब लोग हंसी मजाक करने लगे और शमा का स्कूल में तीसरा नंबर आने की वजह से शमा ने एक केक काटा। आओ दोस्तों, चलो मिलकर हम केक कट करते हैं। शमा और उसके सारे दोस्त केक खाने लगे। कोने में खड़ा शिवा ये सब देख रहा था। तभी उसकी माँ काम खत्म करके वहां आई। चले बेटा घर, बहुत देर हो रही है। माँ, मुझे भी केक चाहिए। चलो बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। मगर माँ, उन्होंने तो वो केक कुत्ते को भी खिलाया, मगर मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुद मेरे बच्चे को केक खरीद कर दूंगी। सच में माँ? हाँ मेरे बेटे, चलो अब घर। हाँ माँ। अब शिवा और सरिता घर जाने के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते रास्ते में एक छोटा बच्चा सरिता के पास आता है और उसे कहता है, माँ जी, आप एक लॉटरी का टिकट ले लीजिए ना, सिर्फ 1 रुपए का है, ले लीजिए ना। माँ, ले लो ना लॉटरी का टिकट। ठीक है, दे दो। सरिता उस बच्चे को 1 रुपया देकर उससे वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते हैं। घर जाकर सरिता उस टिकट को भगवान के सामने रखती है और घर के काम करने लग जाती है। शिवा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुम हमेशा सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो, मुझे ये लॉटरी का टिकट लगने दो। दूसरे दिन सरिता अपने घर के काम खत्म करके शिवा को लेकर फिर से हरिप्रसाद के घर जाती है। उस दिन भी शिवा की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था, इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हरिप्रसाद की बेटी शमा वहां आई और उससे कहा, ए शिवा, इधर आओ, मेरे ये खिलौने भरकर एक जगह रख दो। आया। अरे कितना टाइम लगाते हो? शमा सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक लॉटरी के टिकट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक लॉटरी का टिकट ले लो, मगर आपने नहीं लिया। देखो 11223 नंबर को लॉटरी लगी है पिताजी। अच्छा बाबा, कल लेकर दूंगा, ठीक है? जी पिताजी। ऐसा कहकर शमा न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गई। तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लॉटरी का टिकट निकाला और उस पर जो नंबर था वो देखा और उसे वही नंबर दिखाई दिया
जो उस न्यूज़पेपर में था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ जल्दी इधर आओ। शिवा की आवाज सुनकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर आ गई। उसने शिवा के हाथ में वो लॉटरी का टिकट देखा और कहा, अरे क्या हुआ है शिवा, ऐसे आवाज क्यों दी बेटा? अरे माँ, हमें लॉटरी का टिकट लगा है। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्या शिवा, ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। और अब हमें किसी अमीरों के यहाँ नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो माँ यहाँ से। हाँ चलो सेठ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और उसका बेटा शिवा वहाँ से चले जाते हैं। शमा और हरि प्रसाद उन दोनों की ओर देखते ही रहते हैं। उन लॉटरी के पैसों की मदद से सरिता एक अच्छा घर बनवा लेती है। अपने बेटे शिवा की सारी जरूरतें पूरी करती है। उसे उसका मनचाहा केक भी खिलाती है। अब सरिता को काम